नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लगन के साथ प्रिपरेशन में लगे होंगे। बीओ का लेक्चर नंबर 3, पीओ का दिन नंबर 3 या कक्षा नंबर 3 आप लोगों के सामने है। कल आप लोगों को लेक्चर मिला था डे 2 का, जिसमें हम लोगों ने 20 ज़बरदस्त क्वेश्चन किए थे डिस्कस, और वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन थे। वो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिस प्रकार वही स्तर रखा गया है जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा वो किसी मायने में भी पीसीएस या उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, तो ये भ्रम है शायद। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पीसीएस से कठिन आरओ आ जाता है या उससे कठिन बीओ आ जाता है। पिछली बार का जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हुआ था, किसी मामले में वो पीसीएस से कम नहीं था। हमारा स्तर वही होना चाहिए। तय आपको करना है कि प्रिपरेशन कब करनी है, कैसे करनी है और कब तक वेट करना है प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अपने को एनालिसिस कीजिए, अपने को एनालाइज कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं। 20 क्वेश्चन इससे करा रहा हूँ मैं और आनंद आएगा आपको, वाकई में आनंद आएगा। दोनों भाषाओं में एक प्रश्न है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन्स हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, समय खराब नहीं करेंगे। और जिन 20 क्वेश्चन को करने में लोग 1 घंटा लगाते हैं, हम 20 से 25 मिनट लगाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रहेगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, विज्ञान का क्वेश्चन है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये थ्योरी तो हमारे जीवन में भी आ गई है कि जो जितना मजबूत, जो जब तक सर्वाइव वही कर पाएगा अंत तक, जो कि फिट होगा। मतलब अपने सिलेक्शन से भी लगा सकते हैं, सिलेक्शन उसी का निकलेगा जो अंत तक मजबूती के साथ लड़ेगा, है ना। जंगल का नियम तो यही होता है, वही जीतता है जो मजबूत होता है, सिंपल बात है। तो ये किसने बोला था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी, है ना, किसके द्वारा दी गई है? मंडल, लैम्बार्क, चार्ल्स डार्विन या कार्ल लैंस्टीनर? बताइए किसके द्वारा दी गई है? तो आंसर इजी है बहुत, चार्ल्स डार्विन्स। इसको हिंदी में भी दिया हुआ क्वेश्चन, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मंडल, लैम्बार्क, डार्विन या कार्ल लैंस्टीनर? तो आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। जो एवोल्यूशन की थ्योरी थी, उसका 5वां एडिशन जो उनकी किताब थी, उस 5वें एडिशन में इन्होंने इसका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जिक्र किया था और उसमें जीवन क्रम को 5 भागों में उन्होंने बांटा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कई बार। कई क्लास के साइंस के पहले पेज पे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, मस्त क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा इसको। पहला क्वेश्चन थोड़ा जटिल माना जा सकता है, जटिल टू इजी माना जा सकता है। ये क्वेश्चन कैसा है? लाइफ ऑन मून इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो डैश। चांद पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां नहीं है क्या? पानी, कार्बन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? क्या नहीं, वहां पे पानी नहीं है ना, इसीलिए वहां जीवन नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ों का तो रिक्वायरमेंट नहीं है जीवन के लिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए मेनली, एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए, है ना। तो पानी इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है। पानी वहाँ नहीं है, वाटर नहीं है, जिस वजह से चांद पर जीवन मुश्किल है। ग्रेविटी भी 1/6 है। अगर आप यहाँ 70 किलो के हो तो वहाँ 70/6 हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। टिकटॉक, थर्ड क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन है और इजी सा भी है और कंफ्यूज करने वाला भी है। देखते हैं कितने लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, आपको सेशन का लाभ कैसे उठाया जाना चाहिए, एक तरीका होता है। आपको ये देखना होता है कि आपके इसमें एकदम एग्जैक्ट अपने आप आपको आंसर आता था कितने क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हुए या गलत हुए। जो क्वेश्चन तुक्के से या गलत हुए हैं उनको नोट डाउन करिए। मैं 20 बार बोल रहा हूँ, एक केवीएस की किताब कॉपी बना लीजिए और एक बीओ यूपी पीसीएस की। और जब ये सेक्शन पूरा होगा ना, तो आप देखेंगे क्या क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आपको मजा आएगा। ये पेड में भी लोग नहीं मिलता ऐसा कंटेंट, सीरियसली। पाचन जो है, पाचन प्रक्रिया क्या है, कैसी प्रक्रिया है? एक फिजिकल, एक भौतिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रक्रिया है, दोनों है या कोई नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो फिजिकल और केमिकल दोनों है बच्चे। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों ये प्रोसेस है। बिकॉज जो हमारा स्टार्ट होता है, हम खाने से स्टार्ट से लेकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो डाइजेशन का प्रोसेस आता है, वो उनमें दोनों ये प्रक्रियाएं यूज होती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। डाइजेशन पता है ना, खाना खाना, फिर वो उसको जो पूरा पचता है, फिर हमारा वेस्ट मटेरियल जो पास आउट होता है, वो पूरी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटीन की कमी से होती है? इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटीन की कमी से होती है? ऑप्शन है मलेरिया, हेपेटाइटिस, हीमोफीलिया या क्वाशियोरकर। हिंदी वाला कर दूं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोगों के सामने है बीमारी। मलेरिया तो परजीवी से होता है, मलेरिया होता है परजीवी से। हेपेटाइटिस होता है वायरस से, है ना। हेमोफीलिया जेनेटिक होता है।
क्वाशियोरकर को हिंदी में भी क्वाशियोरकर ही बोलते हैं। क्वाशियोरकर और मरासमस ये दो बीमारियां हैं जो कुपोषण होती कहलाती हैं, कुपोषण से होती हैं। और ये क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, इसीलिए इसको पैम भी बोला जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना। इसमें आप देखेंगे बच्चे का पेट निकला हुआ है, हड्डी, शरीर के हाथ पांव कमज़ोर हैं, पूरा स्किन स्क्रैची है ना, कुपोषण, ग्रोथ नहीं हो पा रही बच्चे की। तो क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है। बीओ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 31 तारीख से। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं, कि PRT की क्लास ऑलरेडी चल रही है, बिल्कुल से आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिसके लिए लंबा मोटिवेशन आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ में लंबाई से पढ़ना भी पड़ेगा, ईमानदारी से, ठीक है। बीओ कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो वंस इन अ वाइल आती हैं। PCS लगभग हर साल आता है, हर साल ही आता है। RO लगभग हर दूसरे साल आ जाता है। BO 2006 में आया, फिर 19 में आया, और अब अगर ये आने जा रहा है तो ये बहुत लकी हैं आप, कितने कम टाइम में फिर से आने जा रहा है। तो आंसर हमारा हो गया D फॉर दिल्ली, क्वाशियोरकर। ये क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे जो लोग, मतलब इसको जिन लोगों को आंसर ये आता था वो ना मुझे बताना कि सर हमें डायरेक्ट आता था, कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट जिसको आता है वो बच्चा सही है। कॉइन ऑफ एनर्जी के नाम से किसको जाना जाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी के नाम से किसको जाना जाता है, ATP, ADP, NAD या NDAP, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को ऊर्जा की करेंसी माना जाता है, ऊर्जा का घर माना जाता है। प्रकार घर तो नहीं बोलेंगे, ऊर्जा की करेंसी माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इसके अंतर्गत फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, है ना, सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उससे एनर्जी रिलीज होती रहती कंटिन्यूसली, जिससे कि सेल को मिलती है। तो सेल को कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज कराता ही ATP देता है, इसीलिए ऊर्जा का सिक्का इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, नीला रंग का खून किसमें पाया जाता है, नीले रंग का रक्त किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है मोलस्का या और ऑर्थोपेडा पोड्स, या हिंदी में देख लेते हैं यार, एनेलिडा और स्थानी, कॉर्डेटा और स्थानी, और कॉर्डेट्स और एनेलिडा। तो आंसर होगा मोलस्का और ऑर्थोपेडा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। ये दोनों इनवर्टेब्रेट होते हैं और इन दोनों में ब्लू कलर का पिगमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि कैसे जनरेट होता है, वो कॉपर बाउंड एक पदार्थ होता है जो कि उनके रक्त में बहता है, जिसकी वजह से ये कलर आप लोगों को ब्लू की फॉर्म में दिखाई देता है, इसीलिए इसका रक्त बताते हैं कि ब्लू आता है इन दोनों स्पीसीज का। डन। 7वां क्वेश्चन बहुत इजी है, खून में हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन और आयरन के द्वारा बना हुआ कम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि रक्त के अंदर ट्रैवल करता है और जिसका काम होता है हवा को ट्रैवल लेके चलना, ट्रांसपोर्ट करना, खासतौर से ऑक्सीजन को लेके चलता है रक्त में, और हमारे पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से हमारे शरीर में हर जगह हमारे ऑर्गन्स जिंदा हैं। हमारे जिस भी ऑर्गन्स को, अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो निपट जाएगा। अपना हाथ दबाओ, अपना हाथ दबाए रहो, कुछ देर में आपका हाथ पीला पड़ने लगेगा ना, रक्त नहीं होगा, आपका ये एरिया सुन्न होने लग जाएगा, है ना। तो सारे ऑर्गन सही से काम कर पाएँ इसीलिए हमें हीमोग्लोबिन की नीड होती है, बिकॉज ऑक्सीजन वही पहुंचाता है। हार्ट अटैक में यही तो होता है कि ऑक्सीजन और अन्य ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन हमारे हार्ट को नहीं मिलती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। उस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं सिंपली, ठीक। तो क्या करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इसका मुख्य रूप से काम है। डन। हार्ट बीट कहाँ जनरेट होती है, लुब डुब। मैंने हार्ट वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है। लुब डुब हार्ट बीट कहाँ बनती है, एक आर्टरियम बनती है, सीनो आर्टरियम नोड जो है यहाँ पे, ये हमारी हार्ट बीट नेचुरल जनरेट होती है और ये हमारा नेचुरल पेसमेकर भी इसको बोला जाता है। इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में एम विद राकेश वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन, हम डिस्कशंस पॉइंट्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई करंट की PDF वही डालते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने जो ये टेलीग्राम चैनल है फ्री, बिल्कुल से ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी दिया हुआ होगा, बहुत ज़रूरी होता है वो, इससे हम कनेक्ट ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन अगर नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत लिमिटेड में कंटेंट देता हूँ, लेकिन वो कंटेंट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। जो GS में करा रहा हूँ, KVS के लिए, BO के लिए, KVS में तो सब कुछ हम करा रहे हैं, वो उससे आप देखेंगे पेपर किस तरह से आता है। मैं गारंटी नहीं लेता कि 100% पेपर आएगा, लेकिन हाँ
60 से 70% क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाए तो आपको लगेगा वजूद है कुछ चीज़ों का। आपको अगर 2020 के बनी होंगे करीब 120 लेक्चर मैंने बीओ के लिए थे, और आप देखिएगा उन क्वेश्चंस का स्तर कैसा था। खैर, ये हो गया दिल की धड़कन वाला क्वेश्चन हो गया। 9वें क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका में इनमें से कौन सा जननांग कोशिकांग पाया जाता है, इनमें से कौन सी चीज़ बैक्टीरिया वाले सेल में कोशिका में मिलती है ना, क्योंकि वो ह्यूमन सेल से अलग होता है। उस माइकोन्ड्रिया होता है क्या बैक्टीरिया सेल में? जी नहीं। राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है। इनमें से क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम ये कॉमन ऑर्गेनल है जो ह्यूमन वाले में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ह्यूमन सेल में भी और बैक्टीरियल सेल में भी। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। देखो जेनेटिक कोड्स हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक कोड में क्या, अनुवांशिक कोड क्या होते हैं अगर डेफिनेशन के रूप में बोलेंगे, आपको पता है हम जेनेटिक वर्ड कब यूज़ करते हैं? जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं? उनके डीएनए के थ्रू उनका डीएनए हमारे में ट्रांसफ़र होता है ना। तो ये सेट ऑफ डीएनए होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिसके द्वारा हमें उनके गुण ट्रांसफ़र होते हैं, उनको ही जेनेटिक कोड्स बोला जाता है। और ये जेनेटिक कोड्स डीएनए आरएनए के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हमें पेरेंट्स से। और एक किस फॉर्म में होते हैं? सिंगलेट होते हैं, डबलेट होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो आंसर है ट्रिपलेट होते हैं, सी ऑप्शन। अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। देखिए 10 क्वेश्चन मैंने साइंस के देखे, इसमें 11वां क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया से है। भारत में 18वीं शताब्दी में फ्रांस की कंपनी के राजनीतिक वाणिज्य की असफलता के कारण क्या थे? मतलब क्या है? फ्रांस अंग्रेजों से पहले आया था और अच्छा खासा इंडिया में कर रहा था, लेकिन अचानक से वो कोलैप्स क्यों हो गया है ब्रिटेन के सामने या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने? ऐसा क्या था उनका कारण? कई कारण थे। एक तो वहाँ फ्रांस में ना कमज़ोर शासन होने लग गया था। उसके बाद फ्रांसीसियों के पास एक मजबूत नेवी नहीं थी, ठीक है, कई सारे ऐसे फैक्टर थे, भ्रष्टाचार था। तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? अंग्रेजों की वाणिज्यिक और नौसैनिक श्रेष्ठता, मतलब अंग्रेजों की श्रेष्ठता थी भाई, उनके सेना नौसेना वगैरह मजबूत थी, कमर्शलाइजेशन का मजबूत था। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सहयोग का अभाव, जैसा मैंने बताया फ्रांस में जो सरकार थी, सत्ता थी, वो कमज़ोर होने लगी थी। फ्रांसीसियों को केवल दक्कन में समर्थन प्राप्त था, जबकि ब्रिटिश का बंगाल में एक मजबूत आधार था। यस, वो दक्कन में काफ़ी उलझे हुए भी थे, है ना, इसीलिए 1764 के युद्ध के बाद वो लगभग निपट गए। और उसी समय से, उससे जस्ट पहले बंगाल में अंग्रेजों को बहुत बड़ा राइट मिल चुका था 1717 के आसपास ही, कि फ्री टैक्स के वो ट्रेड कर रहे थे, अपने को मजबूत उन्होंने बना लिया, अपने जगह जगह उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी व्यापारिक कोठियाँ बना ली थी। इससे उनका संगठित रूप ज़्यादा मजबूत हो गया था। और ये सारे कारण गिनाए जा सकते हैं फ्रांसीसियों की विफलता के और अंग्रेजों की सफलता के। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इसमें 11th में, है ना। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ईवीएस क्वेश्चन है ये, एनवायरमेंट का। ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कहाँ है बच्चा? स्वीडन में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था सन 2001 में, आपको याद होगा। स्टॉकहोम बहुत फेमस राजधानी है, बहुत फेमस शहर है पर्यावरण के लिहाज से। 1972 में भी यहाँ एक बार बैठक हुई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन कभी कभी न्यूज़ में हमको दिखाई पड़ता है, ये किससे रिलेटेड है? स्टॉकहोम कन्वेंशन, बहुत से लोग क्लाइमेट चेंज के साथ मार देंगे इसको। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से ही ये बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन का घोषणा पत्र जारी हुआ था, और उसमें क्या क्या था? बैन ऑफ यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो जैविक प्रदूषक हैं उन पर किस प्रकार से रोक लगाई जाए, ये था इसका लक्ष्य। स्थायी जैविक प्रदूषण पर रोक 2001 में आया था, ये सन 2001 में। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट 2019-20 अनाउंसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए कई बार हमारे क्वेश्चन, अब ये स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी ये करंट रहा होगा, लेकिन अब ये स्टैटिक क्वेश्चन बन चुका है, तो कैसे टेढ़ा क्वेश्चन बनता है, और ये वर्तमान समीकरण में एकदम फिट बैठता है क्वेश्चन। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है, कि हर घर जल योजना को होता है, हर घर ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी पहुंच जाए पीने वाला, ये लक्ष्य है। और इसका टारगेट रखा गया सन 2024। इसमें क्या बोला गया है? 2022, तो पहला गलत हो गया, ठीक। दूसरा बोला जल शक्ति अभियान, इसके अंतर्गत शुरू किया गया है टू वर्क इन क्रिटिकल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स। जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है उन क्षेत्रों के लिए जो पानी को लेकर ज़्यादा समस्याग्रस्त हैं, तो ये वाला सही है। सेकंड पॉइंट सही है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है। बहुत इंपॉर्टेंट, जल शक्ति मिशन 2019 के बाद भारत
सरकार का बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है ये, जैसे स्वच्छता अभियान था ना पिछली बार, इस बार जल शक्ति अभियान है भैया पूरी तरह। गोवा इसमें 100% कर चुका पहले ही। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो सेंसस का क्वेश्चन आ गया ये शानदार पीडीएफ है, और इस प्रकार से क्वेश्चन किस तरह को आपको करना है। सेंसस बहुत से लोगों को आता होगा, बताओ ये क्वेश्चन डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, घनत्व के ऊपर। इसमें बताया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, मतलब ज़्यादा है घनत्व, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, इस तरह से डिसेंडिंग है ना। हिंदी में देख लेते हैं इसको, घटते हुए क्रम के अनुसार लगाइए राज्यों को। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल, केरल, अरुणाचल की तो सबसे कम है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब, नई दिल्ली की बहुत ज़्यादा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केरल सही है, केरल की ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ए फॉर अमेरिका। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, अगर सब में माना जाए यूटी और उसमें स्टेट मिला के, तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे कम 17 है अरुणाचल प्रदेश का। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टीक इज मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। सागौन इस वन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी आदि ये कमर्शियल रूप से बहुत सारे पेड़ हैं, वो किस जो ये स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, ये कैसे वनस्पति में मिलती हैं। सिंपल रूप से पूछा गया है कि जो वनस्पतियों का नाम लिया है, जो स्पीसीज का नाम लिया, ट्रीज का नाम लिया है, ये किस प्रकार के फॉरेस्ट में मिलती हैं। ऑप्शन है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन होगा ना, माउंटेन गलत लिखा है, माउंटेन लिख दिया, माउंटेन होगा, पर्वतीय। तो किस प्रकार के वनों में इस प्रकार के सारे ये चीज़ें मिलती हैं। आप दक्षिण की ओर जाओ, छत्तीसगढ़ की ओर जाओ, है ना, हिमालयन रीजन में भी आप जाओ, खास तौर से उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जहाँ पे हैं बच्चे, वहाँ पे ये मिलते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में यही वन फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा ये वन रिसीव करते हैं, और यहाँ बहुत वैरायटी है, बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे आप लोगों को जो वन संपदा मिलती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा, दे आर प्रेसिपिटेटेड होगा बेरिंग क्लाउड्स, दे आर फॉर्म्ड बीनेथ 20,000 फीट एंड आर रिलेटिवली क्लोज टू द ग्राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड। ये बादलों के प्रकार के ऊपर, ये डीप फिजियोलॉजी आ गया, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कि ये कौन सा प्रकार का, हिंदी देख लेते हैं, कौन से प्रकार के वर्षा के बादल होते हैं जो कि जिनका स्वरूप इस प्रकार होता है, जो 20,000 फीट के नीचे, मतलब काफ़ी नीचे होते हैं, और बहुत तूफान के साथ आते हैं ये वाले बादल, है ना, और तेज वर्षा करते हैं। तो अब नाम से पता लग जाएगा, कपासी वर्षा बादल। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया हुआ है। कितने क्वेश्चन आपको ईमानदारी से आते थे मुझे जरूर बताइएगा। बीओ की क्लास अगर अभी तक ज्वाइन नहीं की, अभी तक पढ़ना नहीं सोचा है कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो आप वही 10-12 नंबर से रह जाएंगे अगर पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई एग्जाम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो। और आपको दुख होगा कि मैं तो थोड़े मार्क्स से रह गया, और कहीं ना कहीं संतोष लेकर आप बैठ जाएंगे, लेकिन हाँ, अंतिम सिलेक्शन तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर हो गया ए, है ना, क्लियर हो जाना, ए कपासी वर्षा बादल। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत अन्य से अधिक गर्म रहती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतें हैं, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर है, उसमें एक एक्सोस्फेयर जो सबसे ऊपर बाह्यमंडल है ना, और मीजोस्फेयर के बीच में एक लेयर है थर्मोस्फेयर की, है ना, जहाँ पे कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज जो रेडिएशंस आती हैं वो वहाँ ट्रैप होती हैं, जिस उस स्फेयर में, उस मंडल में ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से तापमान वहाँ 1700 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है कई बार। और ये तापमंडल की बात हो रही है, ठीक है। वैसे जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट मान लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री। किस देश में कार्बन उत्सर्जन नकारात्मक है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। भूटान, बहुत प्योर है, बहुत स्वच्छ है ना। भूटान कार्बन नेगेटिव देश है, न्यूट्रल विद नेगेटिव, मस्त, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं, तो भूटान हो गया। 19वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए शानदार है। इनमें से कौन सा देश या संस्था है जो कि जीएसपी लिस्ट को फॉलो करती है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जीएसपी लिस्ट का मतलब होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मतलब एक सामान्य रूप से एक प्रेफरेंस की लिस्ट बनाई जाती है कि हम इस देश को इतनी प्रेफरेंस देते हैं, व्यापार वगैरह से रिलेटेड है। तो ये काम करता है अमेरिका, है ना। विगत कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा भारत इनकी लिस्ट में था, फिर भारत को इन्होंने हटा दिया ये बहाना करके कि भारत अब विकासशील देशों से ऊपर जा चुका है, इसलिए उसको अब इस प्रकार के प्रेफरेंस की नीड नहीं है,
वो सबल देश के रूप में बन चुका है। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनता है यहाँ से कि जीएसपी लिस्ट को कौन फॉलो करता है। बहुत से लोग डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ वगैरह में फंसेंगे, यूएसए कोई नहीं समझेगा। आंसर यूएसए है, आंसर यूएसए। इसके आधार पे इस लिस्ट में जो होता है ना उनको थोड़ी मदद ज़्यादा करता है वो, सिंपली। आज का लास्ट क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, किसकी रिकमेंडेशन पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी का गठन किया गया। 2016 में इसका गठन हुआ था। क्या है ये? दिवालिया होना है तो यहीं पे जाके परमिशन लेनी पड़ती है कि सर हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, पैसा नहीं हमारे पास कर्ज चुकाने का। एनसीएलटी अगर अप्रूव कर देता है तो बस किसी को पैसा नहीं देना, टेंशन फ्री, है ना। तो ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत 2016 में ये ट्राइब्यूनल बना था। किसकी? इरादी कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इरादी कमीशन, इरादी, इरादा वाला इरादी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? एनसीएलटी समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल है। ये सब लूट मार करके यहीं एनसीएलटी जाते हैं, बोलते अपन हार गए, सब कुछ नहीं पैसा हमारे पास, ये वही है। ठीक, तो ये 20 क्वेश्चन होंगे, कैसे हुए मुझे बताइएगा, कितना आपका स्कोर है वो मुझे बताइएगा। चैनल पहली बार है तो जरूर 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 सब्सक्राइब करिए और 5 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो सिर्फ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। आपको शाबाशी जरूर मिलेगी। वो लोग आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे कि हाँ एक अच्छा चैनल आपने दिया है। पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं केवीएस के। बाय बाय।